नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक से सरोबोर करते हैं। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अध्यात्म भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ को लेकर के जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन कराएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी तो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इस बार प्रयागराज महाकुंभ को डिजिटल किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें इस बार सुविधा दी जाएंगी, किस तरीके से पूरे महाकुंभ को डिजिटलाइज किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी सर, किस तरीके से इस बार पूरे मेले को डिजिटल किया जा रहा है? इसमें जो महाकुंभ 2025 है, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है काफ़ी हद तक। जैसे हम सर्वप्रथम अगर हम बताएं तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, स्थायी कार्य हैं, इसको हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर PMIS के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें इसका कितना भुगतान हो गया, कितने % प्रगति हो गई, ये सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से हो रहा है। फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोग जो कुंभ में जो परचेज करेंगे, जो भी सामान आएगा, उसको QR कोड से मॉनिटर कर रहे हैं। आपने देखा होगा सॉल्ट स्लीपर्स पे भी QR कोड लगे हैं, एक वो है। इसके अलावा जो लॉस्ट एंड फाउंड है, उसमें हम लोगों ने भाषणी ऐप का प्रयोग किया है, जिसमें 11 से 12 भाषाओं में जो रहेगा वो लैंग्वेज है वो परिवर्तित हो सकता है। जैसे कोई भी अगर खो गया, उसकी भाषा हिंदी नहीं है, वो किसी और भाषा में बात कर रहा है, तो वो कन्वर्ट होकर हिंदी में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी का AR/VR का प्रयोग है। AI चैटबॉट हम बना रहे हैं, इसमें वो भी 12 भाषाओं में इनेबल्ड है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से आता है, अगर कोई उसके मन में क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, वो उसको आसानी से उसको उपलब्ध हो जाएगी। एक बड़ा काम है, गूगल ने जो MOU साइन किया है प्रयागराज मेला अथॉरिटी के साथ में, जो कि पहले हमेशा परमानेंट सिटीज़ के लिए अपनी गूगल के नेविगेशन को एक्सेस देता था, लेकिन पहली बार टेम्प्रेरी मेले की बसावट को भी उसने एक्सेस दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो सिक्योरिटी कैमराज़ हैं, जो AI वो भी AI बेस्ड हैं, ड्रोन कैमराज़, उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम लोग क्राउड मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं। बैरिकेड्स ब्रीच हो रहा है, अगर वो अच्छे से पता चल सकता है। हेड काउंट मैपिंग का भी हम लोग प्रयास करेंगे। क्राउड एनालिटिक्स पे काफ़ी काम हो रहा है। तो कुल मिला जुला के सारा कुछ डिजिटलाइज मोड पे आ रहा है। आप साफ़ सफाई का भी देखेंगे अगर, तो जो 1,50,000 टॉयलेट्स लग रहे हैं, वो भी QR कोड्स मोबाइल एप्लीकेशंस है, जिस पे आप स्कैन करके किसी को भी भेज सकते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई का भी वो चीज़ें ऑनलाइन ही मॉनिटर हो सकती हैं। सर, किस तरीके से इसको पूरे धरातल पर लाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है डिजिटल कर देना और मेले को डिजिटल कर देना, क्योंकि पूरे देश से हर कोई आएगा। डिजिटल धरातल पे ही उतर रहा है ये, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अतिशयोक्ति में। PMIS हमारा जो रनिंग सॉफ्टवेयर है, उस पे काम हो रहा है, उसी से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। AR/VR जो हो रहा है वो भी दिख रहा है सामने, और QR कोड बेस्ड मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो संकल्पनाओं में है और धरातल पे नहीं उतर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, किस तरीके से जागरूक करेंगे लोगों को इस सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि मेले को लेकर लोगों की जो दिमाग में होता है वो कुछ अलग ही होता है। इस बार डिजिटल तरीके से सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होगा, तो फिर कैसे वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन आम जनमानस तक है, जो गांव से भी हमारी भीड़ आती है, सब ही आजकल मेले में इस तरीके से चीज़ें नहीं है स्मार्ट। ऐसा है। आप देखिएगा, सभी के पास स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट लगभग सभी के पास है। जिनके पास नहीं है उनके लिए फिजिकल गाइड के लिए भी है, लेकिन जिसके पास है वो मेजॉरिटी के पास है, तो वो अपना सब कुछ है। इसको आजकल हर कोई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। इसके अलावा जो हम लोगों ने पिल्फरेज रोकने के लिए जो QR कोड बेस्ड मॉनिटरिंग की है, जो हम अपने सरकारी तंत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो QR बेस्ड है, और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सारी चीज़ें हैं। देश विदेश से भी लोग आते हैं, मोबाइल है, वेबसाइट है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है टेंट सिटी की, सब कुछ हो सकता है। दोनों मोड हैं यहाँ पर, फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों है। तो आपने इन सब चीज़ों का ट्रायल कर लिया है पहले से? आपने देख लिया कि किस तरीके से हेड काउंट करेंगे, कैसे फिर सर्कुलेट करेंगे, कैसे भाषा परिवर्तन की सारी चीज़ें होंगी? इस पे लगातार जो हेड काउंट मैपिंग की आप बात कर रहे हैं, इस पे लगातार कई राउंड में बैठक होती हैं। इसमें हम लोग कई राउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, डमी क्राउड को ले जा करके वहाँ पर इसको देख रहे हैं कि कितना % एक्यूरेसी आ रही है। ये सब किया जा रहा है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार डिजिटल क्रांति आपको महाकुंभ में जरूर देखने को मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।
महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार क्राउड कंट्रोल के लिए स्पेशल घोड़े लाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, किस तरीके के घोड़े लाए गए हैं, कौन सी नस्ल है और क्या किस तरीके से ये क्राउड कंट्रोल करेंगे? देखिए, वो घोड़े स्पेशल इसलिए हैं कि हमारे घुड़सवार पुलिस का अंग हैं, वेल ट्रेंड हैं और उनको सतत प्रशिक्षण आगे भी दिया जा रहा है। और मेला पुलिस में भी इसलिए लाए गए हैं ताकि जो क्राउड कंट्रोल में काम आए और जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां गाड़ी न पहुंच सके और उसमें उनको यूज़ किया जाता है। अभी हमने 130 घोड़े मंगवाए हैं जिसमें से 58 वापस आ चुके हैं। उनके सवार भी हैं और मेला क्षेत्र में घुड़सवार लाइन में वो आवासित हैं और उनसे ड्यूटियाँ ली जा रही हैं। सर, क्या ये बाहर से भी लाए गए हैं, देश विदेश से भी घोड़े लाए गए? घोड़ों की नस्ल तो कुछ विदेशी भी हैं और कुछ मिलिट्री द्वारा भी ट्रेंड हैं और बाकी उनकी पोस्टिंग्स जहाँ पर थी प्रदेश में विभिन्न जनपदों में थी जहाँ से उनको बुलाया गया है। सर, इस बार क्योंकि ये जो घोड़े लाए गए हैं, क्राउड कंट्रोल किया जाएगा, लोग जानवरों से थोड़ा डरते हैं। घोड़े जिस तरीके से क्राउड कंट्रोल के लिए निकलेंगे, फिर अलग अलग जगह जाएंगे, आप लोग गश्त की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों का ट्रायल चल रहा है इसका? नहीं, इसमें डरने का तो कोई बात नहीं है। वेल ट्रेंड घोड़े हैं और जैसा आपको पता होगा घुड़सवार पुलिस तो हमेशा से ही पुलिस का अंग रही है। जब मोटर व्हीकल्स नहीं थे तो पुलिस घोड़ों से ही विचरण करती थी, ड्यूटी करती थी। क्राउड कंट्रोल के लिए न सिर्फ ये वेल ट्रेंड है बल्कि एक अच्छा प्रोटोकॉल है जिसके तहत हम इनको यूज़ करते हैं। सर, क्योंकि जो घोड़े लाए हैं उनका नाम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्या क्या नाम दिए गए हैं और किस तरीके से जब आप उन्हें बुलाते हैं तो वो दौड़ के आते हैं? देखिए, जितनी बड़ी इनकी संख्या है कोई ना कोई नाम तो उनको देना पड़ेगा और नाम रखने के पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है। बस ये है कि वो जो भी उनके ट्रेनर्स हैं जिस प्रकार का नाम देना चाहें वो देते हैं। विभिन्न नाम हैं, राका है, बाहुबली है, जैकी है, जो ये घोड़ियाँ हैं, गौरी है, शाइन है, इस तरह के नाम उनको दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये एसएसपी राजेश द्विवेदी जी थे जिन्होंने साफ तरीके से बताया कि इस बार किस तरीके से घोड़ों के द्वारा क्राउड कंट्रोल का मैनेजमेंट किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। पर है कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ यज्ञ किया था चारों वेदों के ज्ञान के बाद। ये पहली यज्ञ स्थली कहलाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं राम जी, आप बताइए। हमने तो बता दिया कि ये ब्रह्मा जी की पहली यज्ञ स्थली है चारों वेदों के ज्ञान के बाद। क्या और पुराणों में कहानियां हैं यहाँ? पुराणों में तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। इसको सब बता भी नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और दशाश्वमेध घाट जो है अति प्राचीन मंदिरों में आता है। दशाश्वमेध घाट किसी से पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी से पूछ लीजिएगा, दशाश्वमेध घाट पूरी कांवड़ यात्रा जो सावन में होती है, जो यहाँ से कांवड़िया जल भरते हैं, सारा जल यहीं से जाता है। यहाँ पर अपार भीड़ होती है कांवड़ियों की सावन के महीने में। इसलिए इस घाट का महत्व अति है, बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहाँ किया, युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ यहाँ पर किया। क्या और मान्यताएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर मान्यताएं देखिए, यहाँ पर ये जो कुंभ मेला लगा हुआ है, आप जहाँ तक नज़र डालेंगी ये मेले का ही विस्तार होता चला गया है। मेले का 30-35 पाउंटून पुल बने हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा जो है भू क्षेत्र लिया गया है, कितना बड़ा भू क्षेत्र। जहाँ तक देखिए नज़र पाउंटून पुल बना है। फाफा मऊ तक ये मेला है, ये मेला फाफा मऊ तक है। यहाँ अच्छा, ये बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। कब ये मंदिर स्थापित हुआ, कैसे यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से पूजा करने? देखिए, ये मंदिर जो है इसका विस्तृत वर्णन तो शायद ही कोई साधु महात्मा भी नहीं कर पाएगा। ये पुराणों में ही इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख पुराणों में ही मिलेगा। लिहाजा जो है ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। तो इसलिए दशाश्वमेध घाट का पूरे प्रयागराज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व है, ये आप जान लीजिए। ब्रह्मा जी ने इस घाट पर पूजा अर्चना की थी। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहाँ पर किया था। युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस घाट पर यज्ञ किया था। और जिस तरीके से इस घाट के बारे में बताया जाता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, कांवड़िए यहीं से जल लेकर जाते हैं और उसके बाद शिव जी को जल चढ़ता है।
कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए लगभग 6 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर हैं, जहां पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी की जा रही है। ये गेट बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ यज्ञ स्थली नीचे भी बनाई जा रही है, मंदिर सामने है और पूरी तरीके से इसका विकास किया जा रहा है। महाकुंभ में एक अलग समागम देखने को मिलेगा, सभी घाटों का समागम होगा, सभी रीतियों का समागम होगा और आपको वो सारी रीतियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से इन सभी घाटों पर और अलग अलग मंदिरों पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो पुराणों में लिखी हुई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, जो यहाँ की रीतियाँ हैं। जिस तरीके से दशाश्वमेध घाट के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की पहली यज्ञ स्थली यही थी, चारों वेदों के ज्ञान के बाद। तो आपको इस कॉरिडोर के चारों कोनों पर भी ब्रह्मा जी से रिलेट होती हुई सारी चीज़ें दिखेंगी। और जिस तरीके से यहाँ पर युधिष्ठिर ने जब अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ किया, यहाँ वो हर चीज़ें आपको जो पुराणों में लिखी हुई है वो दिखेगी। और जिस तरीके से ये घाट है, इसका निर्माण कराया जा रहा है, पूरे कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और एक भव्य आयोजन महाकुंभ पर आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली पर पिंडदान का विशेष महत्व है। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और आप देखिए कि इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोग पिंडदान यहाँ करते हैं और किस तरीके से यहाँ की रीति है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ अरुण महाराज जी हैं। महाराज जी, आप कितने साल से यहाँ पिंडदान कर रहे हैं? क्या विशेष होता है इस घाट पर पिंडदान करने से? ऐसा है कि मैं 40 साल से इस घाट पर बैठ रहा हूँ और ये घाट जो है ब्रह्मा जी का हाथ का स्थापित किया हुआ घाट है और यहाँ 10 यज्ञ जो है ब्रह्मा जी ने किया और यहाँ पर महादेव दशाश्वमेध महादेव जी की स्थापना उन्होंने की और यहाँ पर ब्रह्मकूप भी उन्होंने बनवाया। उसी के द्वारा दशाश्वमेध मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर राजा रामचंद्र जी भी आए थे तो अपने पिता के नाम से यहाँ पर पिंडदान किए थे। हाँ, अब यहाँ का महत्व है कि जब पितरों को श्राद्ध होता है और गया जी जाना पड़ता है तो सर्वप्रथम जो है उनका स्वरूप बनता है। तो सर्वप्रथम जो है पितरों के स्वरूप में पहले चरण का पूजन होता है। चरण में प्रयागराज का महत्व दिया गया है। तो पहला जो है पिंडदान प्रयाग में होता है। द्वितीय चरण में नाभि का जो है स्वरूप दिया जाता है, वो काशी में होता है। उसका पिंडदान का जो है महत्व जो है काशी में है, पिचास मोचन में। तीसरा जो है उसका जो है मुख दिया जाता है, वो गया जी में है, वहाँ गया का पिंड होता है। चतुर्थ में होता है स्वरूप बनता है, वो कपाल क्रिया होती है जो बद्रीनाथ में होती है। हाँ, तो जितने भी लोग गया जी जाने वाले होते हैं वो प्रयाग में सर्वप्रथम दशाश्वमेध घाट पर ही पिंडदान का पूजन करके फिर आगे का कार्यक्रम करते हैं। महाराज जी, क्योंकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के लिए किया था, क्या और पुरानी रीतियां हैं यहाँ पिंडदान की? पिंडदान की रीतियाँ तो बहुत हैं। ऐसा है कि ये प्रमुख घाट हैं, तो यहाँ ऐसे भी जो है बरखी वाले, तिरही वाले, वार्षिक श्राद्ध वाले, मासिक श्राद्ध वाले यहीं पे पिंडदान का महत्व देते हैं और करते हैं। महाराज जी, क्योंकि पिंडदान की जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम भारत में अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते हैं, तो वहाँ क्रियाएं अलग होने लगती है। महाराष्ट्र चले जाए और अन्य जगह चले जाए, वहाँ के लोग आते हैं। अगर हम बात करें इन सब क्रियाओं की, तो क्या कितना अलग होता है और कैसे आप लोग कराते हैं यहाँ पर? कैसे व्यवस्था? उनके पुरोहित जो होते हैं उनके उसी देश के उसी भाषा के अलग अलग पुरोहित भी होते हैं, वो उन्हीं के अनुसार ही उनका क्रियाकर्म कराते हैं। हाँ, और दान का महत्व है तो दान में जो है इनसे कुछ मांगा नहीं जाता है। हाँ, इच्छा अनुसार जो दे दे वही वो लिया जाता है।
महाराज जी 40 साल से आप यहाँ पर है, 40 साल से आप ये सारी चीज़ें पिंडदान की क्रिया कर रहे हैं। कैसे आप एक एक चीज़ें करते हैं, यहाँ पर कैसे स्थापित है, कौन कौन से भगवान आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं? ऐसा है, देखिए रामायण में लिखा हुआ है, माघ मकर दगत जब होई, तीरथ पति आवें सब कोई। तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो यहाँ देवताओं का वास, हर देवताओं का वास यहाँ होता है। तो यहाँ कोई वो नहीं है कि आप इसको क्यों रखे हैं, ये देवता क्यों रखे हैं। यहाँ हर का महत्व दिया जाता है। पिंडदान में कोई एक आवाहन होता है कि सभी देवताओं का आवाहन? हाँ, तो पहले आवाहन होता है, देवताओं का आवाहन होके तभी पिंड, हाँ, पृथ्वी का आवाहन होके, हाँ, दिशाओं का आवाहन होके, हाँ, सूर्य नारायण का आवाहन करके तभी पिंडदान किया जाता है। अग्नि को जो है साक्षी मान के, तो ये सब क्रियाएं होती हैं। उसमें घंटे 1.5 घंटे का समय लगता है ये सब करने में। महाराज जी और कुछ विशेष जो यहाँ ब्रह्मा जी की मंदिर से हो या फिर इस घाट से निकलकर बाहर आता हो पुराणों में? ऐसा है, विशेष ये है कि जब औरंगजेब का राज था यहाँ, तो वो उसके उपद्रव करता था पूरे देश में, जितने मंदिरें थे उसको तोड़ फोड़ करता था। तो इस मंदिर पे भी वो आया था और यहाँ आके उसने शिव जी के मस्तक पर तलवार मारी थी। जब वो तलवार मारी तो उसमें से खून की धार निकली। जब खून की धार निकली तो वो घबरा गया, तो वहीं से उसने छोड़ दिया। और उसका रिकॉर्ड आज भी शिव जी के मस्तक पर यहाँ विराजमान है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो शिव जी 2 भाग में बटे हुए हैं। तो वो तो खंडित हो गया। तो आदि गुरु जो शंकराचार्य थे, तो उसको शुद्धता के लिए यहाँ फिर से यज्ञ कराए। अब एक मूर्ति का स्थापित वो अपने हाथ से वहाँ किए हैं। वो ब्रह्मेश्वर महादेव और दशाश्वमेश्वर महादेव। तो खंडित मूर्ति आज भी यहाँ आज भी यहाँ है, आप जाके वहाँ देख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान का क्या महत्व है, किस तरीके से यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज। दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली है। यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इसके साथ साथ यहाँ पर भगवान शिव का भी वास है। जिस तरीके से बताया जाता है कि औरंगजेब ने भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ा था और जिस तरीके से यहाँ तलवार चली और तलवार चलने के बाद शिवलिंग से दूध और रक्त की धारा निकलने लगी। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं ओम प्रकाश जी। महाराज जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मंदिर का इतिहास क्या है, पुराणों में क्या क्या मंदिर के बारे में लिखा हुआ है? शिव महापुराण में हमारे मंदिर का वर्णन आया है। यहाँ भगवान ब्रह्मेश्वर महादेव और दशाश्वमेश्वर महादेव जी का स्थापना ब्रह्मा जी ने किया था। और प्रयाग का मतलब है जहाँ प्रथम बार यज्ञ हो, उसी का ही नाम प्रयाग है। और यहीं पे प्रथम यज्ञ किया गया था और उसी समय भगवान शिव की स्थापना की गई थी। महाराज जी, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में शिव जी की 2 मूर्तियाँ स्थापित? यहाँ पे 2 शिव मूर्तियाँ हैं, एक ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं, एक दशाश्वमेश्वर महादेव जी हैं। जिसमें औरंगजेब ने जब चढ़ाई किया तो शक्ति आजमाने का प्रयास किया और तलवार से प्रहार किया, तो वहाँ से रक्त की धाराएं और खून आदि की धाराएं, सर्पों की जोड़ियाँ निकलने लगी। यह देखकर वह आगे जाकर नरसिंह भगवान का मंदिर तोड़ दिया। आज भी वहाँ मस्जिद बना है जहाँ पे शक्ति नहीं जागृत हुई। बस यही कहना है। ठीक है। तो महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ का इतिहास, किस तरीके से पुराणों में वर्णन है। यहाँ के पुजारी विमल गिरी महाराज जी हैं। आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं, कैसे लोग आते हैं और किस तरीके से आप उनको यहाँ के बारे में बताते हैं और क्या और चीज़ें खास है यहाँ की? हम चलते चलते मंदिर को भी देखेंगे क्योंकि 2 शिवलिंग है। एक शिवलिंग जो औरंगजेब ने तलवार चलाई थी और दूसरी शिवलिंग जो स्थापित की गई थी। ये कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? ये शिवलिंग जो इधर दशाश्वमेध महादेव जी हैं, वो स्वयं से प्रकट हुए थे। औरंगजेब ने तलवार मारा था, जब खून और दूध की धारा निकली तब वो यहाँ से भागे
और मधुमक्खी की छत्तों ने उनको घेर लिया। और बगल में ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं, ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं। इनकी स्थापना कैसी यहाँ हुई? ब्रह्मेश्वर महादेव जी, उनको ब्रह्मा जी ने 10वें यज्ञ करके स्थापना किया। यहाँ ये एक शिवलिंग ब्रह्मा जी ने स्थापित की है और दूसरी शिवलिंग स्वयंभू हैं, स्वयं से यहाँ हाँ, पर स्वयं आए। से प्रकट हुए थे। ये यज्ञ स्थली भी है, यहीं से यज्ञ किया था उन्होंने। यहीं से यज्ञ किया था। वो ब्रह्मकुंड नीचे हैं। तो यहाँ कितने ब्रह्मकुंड थे? 5 ब्रह्मकुंड थे। 5। क्या महत्व है इस ब्रह्मकुंड का? ब्रह्मकुंड का ये महत्व, जैसे भी कोई भी आदमी जैसे पागल हो या किसी भी प्रकार के यहाँ पे आते हैं, ब्रह्मकुंड पर पैर पड़ते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि यहाँ पर पिंडदान का भी विशेष महत्व है। क्या क्या चीज़ें और होती है? यहाँ का ये महत्व सावन के महीने में दशाश्वमेध मंदिर से ही जल भर के कांवरिये बाबा विश्वनाथ और आदि जो लोकल मंदिर वहाँ ले जाते हैं। ये जानना चाहूँगी कि किन किन भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है और कैसे यहाँ पर ये स्थापना हुई? यहाँ पे माता पार्वती जी हैं, उनको स्थापना किया गया। और बजरंग बली हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और नाग देवता हैं, दुर्गा माता हैं, राम भगवान, दरबार, राम परिवार भी यहाँ स्थापित है। वासुकी नाग यहाँ पर स्थापित है। जी जी, ये वासुकीनाथ इधर। वासुकी नाग हमने बहुत कम ही देखा है कि जहाँ स्थापित किया गया है। और किस तरीके से इस जगह, इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ पे पूजा अर्चना महामृत्युंजय होता है, राहु केतु सब हर प्रकार के यहाँ पे पूजा होते हैं। पिंडदान भी होते हैं यहीं पे दशाश्वमेध मंदिर। क्योंकि एक रीति होती है, परंपरा होती है, वो रीति परंपरा आप इतने सालों से कर रहे हैं। क्या है यहाँ की रीति परंपरा? यहाँ की रीति परंपरा ये है कि जो कि सुबह लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवान भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाते हैं। ये परंपरा है जी। तो आपने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर दशाश्वमेध भगवान स्थापित है और किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे इस मंदिर के पुराणों में जो वर्णन है वो क्या है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज में महाकुंभ का समागम हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रयागराज जो अमृत की धरती मानी जाती है, उस पे अक्षय वट का क्या महत्व है? कब से ये अक्षय वट यहाँ पर? कहते हैं कि जब भी कोई भी काल आएगा, कोई भी काल का प्रलय अंत होगा, तो यही एक अक्षय वट है जो यहाँ पर आपको विराजमान दिखाई देगा। कलयुग के भी अंत पे ये अक्षय वट ही साक्षी होगा कि कलयुग का अंत हो चुका है। किस तरीके से यहाँ 300 साल वर्ष पूर्व ये अक्षय वट है जिसकी पहचान की गई बाद में। इलाहाबाद में जिस तरीके से कहा जाता है कि अमृत की ये धरा है और इस अमृत की धरा पे अक्षय वट विराजमान है। इस अक्षय वट में जिस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं, इसके एक पत्ते का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस पत्ते पे साक्षात भगवान बाल स्वरूप में विराजमान होते हैं। आप इस पत्ते की पूजा करते हैं, इस वट वृक्ष की पूजा करते हैं। अमृत के इस पूरी धरा पर इस जिस तरीके से ये वट वृक्ष विराजमान है, एक ऐतिहासिक और एक पौराणिक कथाओं के अनुसार ही इस वट को पहचाना गया था। अक्षय वट में जिस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं, अक्षय वट को मानते हैं, क्योंकि कलयुग का अंत केवल यही एक वट वृक्ष है जो देखेगा, जो साक्षी बनेगा। इससे पहले भी जितने युग बीते उसका साक्षी ये अक्षय वट ही रहा है। यह अक्षय वट पूरी तरीके से एक किले में स्थापित है, अकबर के किले में। अकबर के किले में ये अक्षय वट काफ़ी खूबसूरत तरीके से स्थापित है और लगभग कहा जाता है ईसा पूर्व से यहाँ पर है और ये कलयुग के अंत तक जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयाग।